द पनिशर, एक ऐसा नाम जो अंडरवर्ल्ड की गलियों में गूंजता है और गुनाहगारों के दिलों में दहशत पैदा करता है। वो कोई हीरो नहीं है, कम से कम आम तरीके का तो नहीं। वो कुदरत का कहर है, एक अकेला आदमी जो क्राइम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। उसके तरीके बेहद खतरनाक हैं, उसका इंसाफ बेरहम और उसकी कहानी त्रासदी और बदले की। ये कहानी है फ्रैंक कैसल की, जिसने द पनिशर का रूप धारण किया। फ्रैंक कैसल का एक साधारण आदमी से बेरहम विजिलेंटे बनने का सफर एक डार्क और दिलचस्प कहानी है। अपने परिवार की बेरहमी से हत्या के बाद वो कानून से उम्मीद छोड़ देता है और बदले की राह चुनता है। वो जज, जूरी और जल्लाद बन जाता है और जो बेगुनाहों को सताते हैं उन्हें अपनी तरह का इंसाफ देता है। लेकिन क्या वो हीरो है या विलेन? इसका जवाब उलझा हुआ है और कहीं इंसाफ और बदले के साए में छुपा है। पनिशर की कहानी हम सबके अंदर के उस हिस्से से जुड़ती है जो सिस्टम फेल होने पर इंसाफ की पुकार करता है। वो उस ताकत का प्रतीक है जिससे हम चीजों को अपने हाथ में ले सकते हैं और तुरंत सजा दे सकते हैं। वो हमारी उस फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है जिस दुनिया में अक्सर क्राइम बिना सजा के रह जाते हैं और सही गलत का फर्क मिट जाता है। पनिशर की लोकप्रियता उसके अपने मिशन के प्रति समर्पण से आती है। वो गुस्से का प्रतीक है, वो उस बदले की भावना को दिखाता है जो एक अन्याय भरी दुनिया में उठती है। वो कानून के दायरे से बाहर काम करता है जो उसे एक डरावना और दिलचस्प एंटी हीरो बनाता है। वो इंसाफ के डार्क साइड को दिखाता है जो बदले की प्यास रखता है। फ्रैंक कैसल कभी एक आम आदमी था, एक प्यार करने वाला पति और पिता। उसका एक परिवार था, एक घर और एक उम्मीदों से भरा जीवन। उसने एक डेकोरेटेड मरीन की तरह अपने देश की सेवा की, वियतनाम के जंगलों में लड़ा। उसने युद्ध की भयावहता देखी लेकिन अपनी इंसानियत नहीं खोई। वो घर बदला हुआ आदमी लौटा लेकिन फिर भी उम्मीदों वाला। उसे अमेरिकन ड्रीम में यकीन था, अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित जीवन के वादे में। उसने युद्ध की हिंसा को पीछे छोड़ने की कोशिश की, एक सामान्य जीवन बनाने की। वो अपनी पत्नी मारिया और अपने 2 बच्चों फ्रैंक जूनियर और लिसा से बहुत प्यार करता था। वो उसकी दुनिया थे, उसके जीने की वजह। वो एक प्यार करने वाला पति और पिता था जो अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उनकी रक्षा करता था। लेकिन सेंट्रल पार्क में एक मनहूस दिन उसकी दुनिया बिखर गई। एक खुशनुमा फैमिली पिकनिक एक भयानक सपने में बदल गई। फ्रैंक और उसका परिवार गैंगस्टर्स की एक गोलीबारी में फंस गए। गवाहों से डरते हुए गैंगस्टर्स ने गोलियां चला दी। मारिया, फ्रैंक जूनियर और लिसा को बेरहमी से मार डाला। फ्रैंक अकेला बचा, अपनी दुनिया को टूटते हुए देखता रहा। अपने परिवार का खोना उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था, जिसने फ्रैंक को भावनात्मक रूप से तोड़ दिया और गम में डुबो दिया। उसने वो सब कुछ खो दिया जो उसे प्यारा था, जिससे उसके जीवन को अर्थ मिलता था। उसकी दुनिया जिसके लिए उसने लड़ा था उसके चारों ओर बिखर गई। शांतिपूर्ण जीवन का वादा छिन गया और उसकी जगह ले ली नुकसान और बदले की तड़प ने। सेंट्रल पार्क की घटना फ्रैंक कैसल के जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। यही वो अग्निपरीक्षा थी जिसने उसे दी पनिशर बनाया। उसके परिवार की बेरहमी से हत्या ने कानून व्यवस्था में उसके विश्वास को तोड़ दिया। उसने खुद देखा कि कानून की सीमाएं क्या हैं और कितनी आसानी से अपराधी बच निकलते हैं। भ्रष्टाचार और उदासीनता के कारण हत्याओं की पुलिस जांच रुक गई। हत्यारे ताकतवर और रसूखदार अछूत लग रहे थे। फ्रैंक को एहसास हुआ कि सामान्य न्याय उसे निराश करेगा। बेगुनाहों की रक्षा के लिए बनाई गई व्यवस्था उसके परिवार को बचाने में नाकाम रही। उसे उन संस्थानों ने धोखा दिया जिनकी उसने रक्षा करने की शपथ ली थी। बदले के बीज उसके दिल में जड़ने लगे। उसे एक जलती हुई क्रोध महसूस हुई, अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाने की एक जरूरत। वो जानता था कि कानूनी व्यवस्था उसे वो न्याय नहीं दिला पाएगी जिसकी उसे चाहत थी। उसने मामला अपने हाथ में लेने का फैसला किया। वो खुद अपना जज, जूरी और जल्लाद बनेगा। अपने परिवार की हत्या ने फ्रैंक को बदल दिया। वो एक कठोर, बेरहम इंसान बन गया, एक ही उद्देश्य से प्रेरित। उसने अपने अंदर के अंधेरे को अपना लिया, अपने दुख और क्रोध को बदले की एक अथक खोज में बदल दिया। वो अपने इंसाफ का साधन बनेगा, एक ऐसी ताकत जिससे निपटना मुश्किल होगा। त्रासदी की राख से द पनिशर का उदय हुआ। फ्रैंक कैसल, प्यार करने वाला पति और पिता, चला गया था। उसकी जगह एक गंभीर और दृढ़ निगरानी ने ले ली।
जो किसी भी तरह से अपराध को मिटाने के लिए समर्पित था। उसने एक काले रंग की केवलर बनियान पहनी जिस पर एक सफेद खोपड़ी बनी हुई थी जो मौत और प्रतिशोध का प्रतीक थी। उसने अपने सैन्य प्रशिक्षण को अपनाया, अपने कौशल को घातक हथियार बनने के लिए निखारा। वो हाथों हाथ मुकाबले का उस्ताद, एक कुशल निशानेबाज और विस्फोटकों का विशेषज्ञ बन गया। उसने खुद को एक आदमी की सेना में बदल दिया जो आपराधिक अंडरवर्ल्ड के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा था। वो एक भूत बन गया, अपराधियों के बुरे सपनों का एक साया। उसके तरीके क्रूर और बेरहम थे। उसने उन लोगों पर कोई दया नहीं दिखाई जिन्होंने बेगुनाहों का शिकार किया। वो डर का प्रतीक बन गया, एक डार्क बदला लेने वाला जो तेज और निर्णायक सजा देता था। वो कानून के बाहर काम करता था, केवल अपने न्याय के भाव के प्रति जवाबदेह था। उसका मिशन सरल था, दोषियों को सजा देना। पनिशर के पहले निशाने वो लोग थे जो उसके परिवार की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। उसने एक एक करके उनका शिकार किया, अपने क्रूर न्याय का ब्रांड बांटते हुए। वो एक प्रेत बन गया, सायों से प्रहार करता हुआ, अपने पीछे लाशों का निशान छोड़ता हुआ। पनिशर बन गया, प्रतिशोध का अवतार। सेक्शन 5, तरीके और पागलपन। द पनिशर का युद्ध। द पनिशर के तरीके क्रूर और अक्सर विवादास्पद होते हैं। वो अत्यधिक हिंसा का प्रयोग करता है। जिन्हें वो दोषी मानता है उन्हें मारने में कोई संकोच नहीं दिखाता। वो विभिन्न प्रकार के हथियारों का उपयोग करता है, हैंडगन और असॉल्ट राइफल से लेकर चाकू और विस्फोटक तक। वो गुरिल्ला युद्ध का उस्ताद है, अपने दुश्मनों को पछाड़ने के लिए चुपके और चालाकी का इस्तेमाल करता है। वो कानून के बाहर काम करता है जो उसे एक खतरनाक और अप्रत्याशित ताकत बनाता है। वो जज, जूरी और जल्लाद है जो अपने तरीके का न्याय करता है। वो पुनर्वास या दूसरे मौके में विश्वास नहीं करता। पनिशर के लिए केवल सजा है। उसके तरीके उसके टूटे हुए मानस को दर्शाते हैं, उसके द्वारा सहन किए गए आघात का प्रमाण। वो कई तरह के अपराधियों को निशाना बनाता है, सड़क के गुंडों और ड्रग डीलरों से लेकर माफिया सरगनाओं और भ्रष्ट अधिकारियों तक। वो खुद को एक क्लींजर के रूप में देखता है जो दुनिया से बुराई को दूर करता है। वो न्याय की अथक खोज से प्रेरित है, दुनिया को अपने परिवार के नुकसान के लिए भुगतान करने की आवश्यकता से। वो एक जटिल और विरोधाभासी चरित्र है। वो बड़ी हिंसा करने में सक्षम है, फिर भी वो नैतिकता की गहरी भावना से भी प्रेरित है। वो अपने वातावरण की उपज है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे त्रासदी और नुकसान ने आकार दिया है। वो कमदे न्याय की हमारी अपनी इच्छा का एक डार्क प्रतिबिंब है, अनियंत्रित हिंसा के परिणामों की याद दिलाता है। सेक्शन 6, बदले की लोकप्रियता। 1980 और 90 के दशक में द पनिशर की लोकप्रियता बढ़ गई। एक ऐसा समय जब अपराध दर अधिक थी और सार्वजनिक भय स्पष्ट था। वो उन दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित हुआ जो न्याय प्रणाली की कथित अक्षमताओं से निराश महसूस करते थे। उसने एक रेचक कल्पना की पेशकश की, एक ऐसा व्यक्ति जो तेज और निर्णायक सजा दे सकता था। उसने बदले की एक मूल इच्छा का दोहन किया, एक ऐसी भावना जिससे कई लोग संबंधित हो सकते थे। वो सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया, इस बात की याद दिलाता है कि व्यक्ति अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। उसकी लोकप्रियता स्थापित व्यवस्था के साथ मोहभंग की बढ़ती भावना को दर्शाती है। उसने पारंपरिक नायकों के लिए एक डार्क विकल्प पेश किया। उसकी कॉमिक्स की लाखों प्रतियां बिकीं, उसी एक ही शीप के किसके की और उसकी छवि टी शर्ट, पोस्टर और अन्य व्यापारिक वस्तुओं पर सजी। वो एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया, उस समय की चिंताओं और कुंठाओं का प्रतीक। उसने नायकों के बारे में जनता की धारणा में बदलाव का प्रतिनिधित्व किया, गहरे, अधिक नैतिक रूप से अस्पष्ट पात्रों की ओर एक कदम। दी पनिशर की लोकप्रियता एंटी हीरो के साथ बढ़ते आकर्षण से प्रेरित थी। वो एक ऐसा चरित्र था जो अच्छे और बुरे की पारंपरिक सीमाओं के बाहर काम करता था। वो मानवीय स्थिति की जटिलताओं का प्रतिबिंब था, इस बात की याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा न्याय की इच्छा होती है। वो एक त्रुटिपूर्ण नायक था, लेकिन फिर भी एक नायक था। सेक्शन 7, मीडिया में रूपांतरण। द पनिशर की लोकप्रियता कॉमिक बुक पेज से आगे बढ़ी। उसे कई फिल्मों, टेलीविजन श्रृंखलाओं और वीडियो गेम में रूपांतरित किया गया है। प्रत्येक रूपांतरण ने चरित्र की एक अनूठी व्याख्या की पेशकश की है, उसके व्यक्तित्व और प्रेरणाओं के विभिन्न पहलुओं की खोज की है। डॉल्फ लुंडग्रेन,
थॉमस जेन और रे स्टीवेंसन सभी ने बड़े पर्दे पर पनिशर की प्रतिष्ठित खोपड़ी वाली बनियान पहनी है। प्रत्येक चरित्र में अपनी व्याख्या लाता है। नेटफ्लिक्स श्रृंखला और मे जॉन बर्नथल के पनिशर के चित्रण ने आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की, चरित्र की जटिलता और आंतरिक उथल-पुथल को प्रदर्शित किया। द पनिशर की विशेषता वाले वीडियो गेम ने खिलाड़ियों को उसके स्थान पर कदम रखने और उसकी क्रूर दुनिया का प्रत्यक्ष अनुभव करने की अनुमति दी है। ये खेल अक्सर उसके तरीकों में निहित नैतिक दुविधाओं का पता लगाते हैं, खिलाड़ियों को अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। इन रूपांतरणों ने लोकप्रिय संस्कृति में पनिशर के स्थान को मजबूत करने में मदद की है। उन्होंने उन्हें नए दर्शकों से परिचित कराया है और उनके चरित्र की गहरी खोज की अनुमति दी है। उन्होंने सतर्कता के नैतिकता और न्याय की प्रकृति के बारे में भी बहस छेड़ी है। सेक्शन 8 नैतिक प्रश्न, जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर। दापुही पनिशर के तरीके कई नैतिक प्रश्न उठाते हैं। क्या कानून को अपने हाथ में लेना कभी उचित है? क्या सतर्क न्याय स्थापित कानूनी प्रणाली का एक वैध विकल्प है? द पनिशर के कार्य हमें इन कठिन प्रश्नों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। वो कानून के बाहर काम करता है, जिससे वो जज, जूरी और जल्लाद बन जाता है। वो तय करता है कि कौन दोषी है और उचित प्रक्रिया के बिना सजा देता है। उसके तरीके अक्सर क्रूर और बेरहम होते हैं, पुनर्वास या मोचन के लिए बहुत कम जगह छोड़ते हैं। वो न्यायोत्तर न्याय का प्रतीक है, एक ऐसी अवधारणा जो हमारी कानूनी प्रणाली की नींव को चुनौती देती है। उसके कार्य न्याय की प्रकृति और राज्य की भूमिका के बारे में बहस छेड़ते हैं। क्या अपराधियों को दंडित करना राज्य की जिम्मेदारी है, या क्या व्यक्तियों को मामलों को अपने हाथ में लेने का अधिकार है? द पनिशर का अस्तित्व हमें इन जटिल प्रश्नों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। द पनिशर की कहानी अनियंत्रित शक्ति के खतरों और बदले की मोहक प्रकृति के बारे में एक सतर्क कहानी है। वो इस बात की याद दिलाता है कि अच्छे इरादों के साथ भी सतर्कता हिंसा और क्रूरता के फिसलन भरे रास्ते पर ले जा सकती है। सेक्शन 9 द पनिशर की स्थायी प्रासंगिकता। अपने विवादास्पद तरीकों के बावजूद द पनिशर एक प्रासंगिक और दिलचस्प चरित्र बना हुआ है। वो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है क्योंकि वो न्याय के लिए हमारी मौलिक इच्छा और उस दुनिया के साथ हमारी कुंठाओं का दोहन करता है जहां अपराध अक्सर बिना सजा के रहता है। वो अंतिम शक्ति कल्पना का प्रतिनिधित्व करता है, नियंत्रण लेने और तेजी से प्रतिशोध देने की क्षमता। वो एक ऐसी प्रणाली के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक है जो अक्सर टूटी हुई और भ्रष्ट लगती है। वो मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष का प्रतीक है, हम में से वो हिस्सा जो प्रतिशोध चाहता है। अनिश्चितता और अन्याय से भरी दुनिया में द पनिशर रेचन की भावना प्रदान करता है। वो इस बात की याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी न्याय के लिए हमेशा लड़ाई होती है। वो उन लोगों के लिए आशा का प्रतीक है, चाहे कितना ही त्रुटिपूर्ण क्यों न हो, जो हाशिए पर और शक्तिहीन महसूस करते हैं। वो न्याय की प्रकृति, राज्य की भूमिका और सतर्कता की नैतिकता के बारे में बहस और चर्चा को जगाता रहता है। उसकी स्थायी प्रासंगिकता साबित करती है कि वो सिर्फ एक कॉमिक बुक चरित्र से कहीं अधिक है। वो हमारी अपनी चिंताओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। सेक्शन 10 निष्कर्ष, फ्रैंक कैसल की विरासत। द पनिशर एक जटिल और विरोधाभासी चरित्र है। वो एक सतर्क व्यक्ति, एक हत्यारा और प्रतिशोध का प्रतीक है। वो आघात का भी एक उत्पाद है, एक ऐसा व्यक्ति जो दुख और न्याय की इच्छा से प्रेरित है। उसकी कहानी बदले की मोहक प्रकृति और अनियंत्रित शक्ति के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी है। वो इस बात की याद दिलाता है कि अच्छे इरादों के साथ भी सतर्कता एक अंधेरे और खतरनाक रास्ते पर ले जा सकती है। वो हमें न्याय की प्रकृति और राज्य की भूमिका के बारे में कठिन प्रश्नों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। वो उस दुनिया के साथ हमारी अपनी चिंताओं और कुंठाओं का प्रतिबिंब है जो अक्सर अन्यायपूर्ण लगती है। द पनिशर सिर्फ एक कॉमिक बुक कैरेक्टर से बढ़कर है। वो एक सांस्कृतिक प्रतीक है, न्याय के लिए हमारी अपनी इच्छाओं और नैतिकता के साथ हमारे संघर्षों का प्रतीक। वो मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष और अनियंत्रित हिंसा के परिणामों की याद दिलाता है। फ्रैंक कैसल, जिस व्यक्ति ने द पनिशर का रूप धारण किया, उसकी विरासत त्रासदी और प्रतिशोध की है। वो इस बात की याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी न्याय के लिए हमेशा लड़ाई होती है, लेकिन वो लड़ाई भयानक कीमत पर आ सकती है।
वो एक ऐसा चरित्र है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें आकर्षित और परेशान करता रहेगा।